हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अफजल यूपीएससी में। तो फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अकबर ने प्रमुख युद्ध लड़े, जिसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ जो 1556 में हुआ अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजय हुआ। फिर हमने हेमू के बारे में जाना था, फिर हमने बैरम खां का डिक्लाइन देखा था, फिर जो सूर्यवंश का अंत भी हमने देखा था, फिर हमने बैरम खां के विरुद्ध षड्यंत्र जो रचे गए थे उनको देखा था, फिर हमने बैरम खां का विद्रोह भी देखा, और हमने फिर पर्दा शासन जो 1560 से 1564 ईस्वी तक रहा उसको भी देखा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से अकबर ने 6 महीने के अंदर अंदर 4 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया। फिर आदम खां की मृत्यु हुई, फिर महामंगा की मृत्यु हुई, फिर अकबर के समय के विद्रोह को हम जानेंगे, जिसमें अब्दुल्ला खां उज्बेक का विद्रोह होगा और उज्बेकों व मिर्जाओं का विद्रोह होगा। फिर हम अकबर के साम्राज्य विस्तार को देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। फिर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अकबर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि अकबर का पीरियड क्या है, काफ़ी लंबा है, तो इस वजह से अकबर में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब जब बैरम खां का विद्रोह हुआ और पर्दा शासन चला, तो अकबर उस टाइम पे क्या चल रहा था, जो हरम दल था उसके अंदर सिर्फ अकबर का शासन चल रहा था। उस हरम दल के अंदर कौन कौन थे, जैसे राजमाता हमीदा बानो बेगम थी, महामंगा थे, आदम खान थी, और सिहाबुद्दीन अतका, मुल्ला पीर मोहम्मद और मुनीम खां उसमें शामिल थे। अब 6 महीने में 4 प्रधानमंत्री बदले गए। मुगल प्रशासन में वकील उस सल्तनत जो वकील मुतल्लक अथवा प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च था। अकबर काल में सर्वप्रथम ये किसको दिया गया था, बैरम खां को प्राप्त था, लेकिन बैरम खां ने भी क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। क्या, क्योंकि उसके प्रति काफ़ी सारे षड्यंत्र रचे गए। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पद था, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, वो प्रधानमंत्री की थी, और आज भी प्रधानमंत्री की होती है। तो सर्वप्रथम ये पद किसको दिया गया था, बैरम खां को दिया गया था। इस पद पर रहते हुए भी उसने अत्यधिक शक्ति अर्जित कर ली थी तथा एक निरंकुश प्रशासन की भांति व्यवहार करने लगा था। तो बैरम क्या क्या करने लगा था, एक ऑटोक्रेट सा बन गया था, जिस वजह से अकबर को भी वो पसंद नहीं आता था। और अकबर ने क्या करा, उसको खुद ही कह दिया कि आप मक्का चले जाइए और आप वहीं पे अपना जीवन बसर कीजिए। फिर उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए अकबर को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जैसे बैरम खां के बाद अकबर पूर्ण इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता था, अतः उसने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। फिर क्या करा, अकबर ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली तथा प्रधानमंत्रियों के ऊपर नियंत्रण रखने लगा। किसी को स्वतंत्र कार्य पद्धति अपनाने की छूट नहीं दी। इस उद्देश्य से अकबर ने जल्दी जल्दी क्या करे, 4 व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया। जो प्रधानमंत्री का, जो पहले बैरम खां जिस इस पोस्ट पे था, उसमें क्या करे, जल्दी जल्दी चेंज करे और जल्दी जल्दी 4 व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया, जिसमें एक थे बैरम खां। के बाद उन्होंने, अकबर ने 27 मार्च 1560 ईस्वी को दिल्ली के सूबेदार सिहाबुद्दीन को अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और ये आपको चारों प्रधानमंत्री ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो बैरम खां के बाद अकबर ने 27 मार्च 1560 ईस्वी को दिल्ली के सूबेदार सिहाबुद्दीन को अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके तुरंत बाद उसने क्या करा, सिहाबुद्दीन को अपना पहला प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद इसके तुरंत बाद उसने सिहाबुद्दीन के साथ महामंगा को भी नियुक्त किया। मतलब 2 प्रधानमंत्री एक साथ एक ही शासनकाल में रहने। इस प्रकार अकबर एक ऐसा शासक बना जिसने 2-2 प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की पद्धति स्थापित की, जिसमें 2-2 प्रधानमंत्री नियुक्त करने की पद्धति को उसने स्थापित किया। मतलब अकबर एक ऐसा राजा था। और उसमें 2 कौन थे, 2-2 प्रधानमंत्री, एक तो सूबेदार सिहाबुद्दीन थे और एक थी महामंगा। कुछ समय पश्चात फिर सिहाबुद्दीन को हटाकर उसके स्थान पर उसने बहादुर खां उज्बेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किंतु बहादुर खां जो था सो सफलतापूर्वक प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं था, मतलब वो कैपेबल नहीं था इस चीज़ को लेकर। इस कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया। बहादुर खां सक्रिय राजनीति से अलग होकर इटावा की जागीर प्राप्त कर कर उसे शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगा। कुछ दिनों तक महामंगा अकेले प्रधानमंत्री के पद पर बनी रही, किंतु मुगलों में किसी महिला प्रधानमंत्री के पद पर शासित होने की कोई परंपरा नहीं थी। अतः अकबर ने 10 सितंबर 1560 को महामंगा से विनम्रतापूर्व अपना कार्यभार मुनीम खां को सौंप दिया। तो उसने 4 प्रधानमंत्री बदले। सबसे पहले सिहाबुद्दीन को रखा, फिर उसने महामंगा को रखा, फिर उसने किसको रखा, वो बहादुर खान को रखा, फिर बहादुर खान को हटाकर उसने किसको रखा, मुनीम खां को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। ये आपको जरूर याद रखना है। फिर महामंगा ने दिल्ली में खैरुल मनाजिम नामक मदरसे का निर्माण भी कराया। तो महामंगा ने एक मदरसे का निर्माण कराया, उस मदरसे का नाम है खैरुल मनाजिम। इस प्रकार मुनीम खां खाने खाना की उपाधि के साथ 14 प्रधानमंत्री बना। तो 4th प्राइम मिनिस्टर जो बना वो मुनीम खां बना, जबकि इसे टाइटल क्या दिया जाएगा, खाने खाना। जबकि पहले ही किसको दिया गया था टाइटल, किसको, बैरम खां को।
तो मुनीम खां भी हरम दल का सदस्य ही था। मालवा अभियान से लौटने के पश्चात अकबर ने 1567 में मुनीम खां को बर्खास्त कर शमसुद्दीन अतका को अपना 5वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मतलब वो 5 प्रधानमंत्री उसने कौन सा नियुक्त किया? 5वां शमसुद्दीन अतका। शमसुद्दीन अकबर की एक अन्य दाई माँ जीजी अनगा का पति था। शमसुद्दीन अतका की नियुक्ति से जो महामंगा, आदम खां, मुनीम खां और शिहाबुद्दीन संतुष्ट नहीं थे। प्रशासन में अब महामंगा का प्रभाव कम होने लगा, अतः आदम खां ने अपने सहयोगियों की सहायता से शमसुद्दीन अतका की हत्या कर दी। तो आदम खां किसकी हत्या कर रहे हैं? शमसुद्दीन अतका की। तो सबसे पहले उसने किसको प्रधानमंत्री चुना? शिहाबुद्दीन को चुना, और उनके साथ किसको चुना? महामंगा को चुना। फिर बहादुर खां को चुना, और फिर किसको चुना? मुनीम खां को उसने प्रधानमंत्री बनाया, और फिर शमसुद्दीन अतका को उसने प्रधानमंत्री बनाया। और फिर शमसुद्दीन अतका को की किसके द्वारा शमसुद्दीन अतका की को मार दिया गया? किसके द्वारा? आदम खां के द्वारा। अब आदम खां की मृत्यु। तो आदम खां अकबर की दाई माँ अम्गा का पुत्र था। उसका पालन पोषण भी अकबर के साथ ही हुआ था। अकबर उसके साथ भाई जैसा व्यवहार ही करता था। बैरम खां के पतन के पश्चात कुछ समय के लिए हरम शासन, पर्दा शासन जो था स्थापित हुआ, जिसमें आदम खां की माँ महामंगा प्रमुख थी। अब महामंगा जी की मृत्यु। तो आदम खां की मृत्यु के समय महामंगा आगरा में बीमार थी। अकबर ने महामंगा को आदम खां की मृत्यु की घटना की सूचना संक्षिप्त की, किंतु स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया कि उसके पुत्र आदम खां की मृत्यु हो चुकी है। महामंगा ने उत्तर दिया कि श्रीमान ने जो कुछ किया ठीक किया, परंतु जब उसे अपने पुत्र की हत्या का समाचार मिला तो वह इस आघात को सहन नहीं कर सकी, और इसी घटना के 40 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अब मुल्ला पीर मोहम्मद का निधन, जो कि क्या था? अकबर का एक शिक्षक था। मुल्ला पीर मोहम्मद को आदम खां के स्थान पर मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, किंतु वह एक अयोग्य प्रशासक सिद्ध हुआ। मतलब वो भी कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं थी शासन को संभालने की। उसके दमनकारी एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण जनता में विद्रोह की भावना जागृत होने लगी थी। स्थिति का लाभ उठाकर मालवा के शासक बाज बहादुर के खानदेश व बर्रा के शासकों के सहयोग से मालवा पर आक्रमण कर दिया। अब अकबर के समय के जो इम्पोर्टेंट विद्रोही हैं उन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि अकबर को अपने शासन के आरंभ में कुछ विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन विद्रोह में प्रमुख थे जैसे अब्दुल्ला खां उज़्बेक का विद्रोह है, फिर खान जमा का विद्रोह है, और मिर्ज़ा हाकिम के विद्रोह हैं। अब्दुल्ला खां उज़्बेक का विद्रोह जो है 1564 में हुआ। अकबर के समय 1564 ईस्वी में उज़्बेकों ने विद्रोह किया। उज़्बेक क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं अकबर के, जबकि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है? मुगल्स का जो सिलसिला है वहीं से शुरू हुआ है, उज़्बेकिस्तान से ही, समरकंद से। यह उसके समय का पहला विद्रोह था। अब्दुल्ला खां उज़्बेक अकबर के विश्वास पात्र पदाधिकारी में से था, मतलब वो उस पर बिल्कुल विश्वास करता था, फिर भी उसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, क्योंकि अपने ही क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। पीर मोहम्मद के बाद अकबर ने उसे मालवा का सूबेदार बनाया। इसको बाज बहादुर से मालवा विजय का श्रेय प्राप्त हुआ। मालवा पर अधिकार करने के पश्चात उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया तथा मालवा में सुव्यवस्थित स्थापित करना उसने क्या कर दिया? प्रयास कर दिया, किंतु वह महत्वाकांक्षी व लोभी स्वभाव का था। कुछ वर्षों में ही उसने अत्यधिक संपत्ति अर्जित कर दी तथा सेना की संख्या में कई गुना वृद्धि कर ली, और अंत में विद्रोह कर दिया। अंत में क्या कर दिया? उसने पूरी तरीके से विद्रोह कर दिया। अकबर ने बहादुर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा यहाँ के प्रशासन की समूची व्यवस्था का उसने क्या कर दिया? पूरी तरीके से अक्टूबर 1564 में आगरा लौट गया। अब उज़्बेकों व मिर्जाओं का विद्रोह। तो मालवा में असफल विद्रोह के बाद अब्दुल्ला खां उज़्बेक गुजरात भाग गया था। वहाँ से वह किसी प्रकार जौनपुर आया। उस समय जौनपुर का सूबेदार कौन था? अली कुली खां था, जिसे हम खान जमा था भी कहते हैं, जो एक प्रसिद्ध उज़्बेक सरदार था। 1565 में उसने अब्दुल्ला खां तथा अन्य उज़्बेक सरदारों से मिलकर जौनपुर में विद्रोह कर दिया था। फिर अफगान बलोचियों यूसुफजे, ये एक कबीला है, उसका विद्रोह 1585 में। अकबर द्वारा काबुल विजय के बाद यूसुफजियों अथवा अफगान बलूचों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को दबाने में बीरबल की भी मृत्यु हो गई थी, जो एक सेनापति था अकबर का। बाद में मानसिंह और टोडरमल द्वारा विद्रोह को दबाया गया। अब क्या कर रहा है? शहजादा सलीम का विद्रोह। ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शहजादा सलीम है उसका विद्रोह, अकबर का ही जो बेटा है उसका विद्रोह 1599 ईस्वी में हुआ। बादशाह अकबर सलीम को बहुत प्रेम करता था। लाड प्यार में पलने के कारण वह विलासी और आराम पसंद हो गया था। 1577 ईस्वी में उसे 10,000 का मनसब प्रदान किया गया। अकबर बहुत दिनों तक जीवित रहा, इस कारण सलीम गद्दी पर बैठने के अधीर हो उठा। दक्षिण अभियान पर जाने से पूर्व अकबर ने सलीम को उत्तरी भारत की स्थिति पर नियंत्रण रखने तथा मेवाड़ पर आक्रमण करने का उद्देश्य दिया, किंतु सलीम ने अपने पिता के आदेश का उल्लंघन कर आगरा से इलाहाबाद चला गया और विद्रोह कर दिया।
वहाँ उसने एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगा। मतलब वो क्या करा, उसने अपने डैडी का सब्जेक्शन छोड़ दिया और एक इंडिपेंडेंट शासक बन गया। इस समय अकबर असीरगढ़ के घेरे में व्यस्त था, अतः उसने सलीम के विद्रोह को शांत कर उसे क्षमा कर दिया। 1601 ईस्वी में सलीम ने पूर्ण विद्रोह कर दिया। इस दौरान उसने 1601 ईस्वी में सलीम क्या कर रहा है, पूर्ण विद्रोह कर रहा है। इस दौरान उसने बिहार के राजकोष से 30 लाख रुपए के राजस्व पर अधिकार कर लिया। मतलब 30 लाख रुपए उसने बिहार के राजकोष से भी ले लिए, अपने नाम के सिक्के ढलवाए और अपने अनुयायियों को जागीर प्रदान की। अब जो ये सब जो मुगल्स हैं वो अपने नाम के सिक्के डलवा रहे हैं, इससे क्या हो जाता है कि इंडिपेंडेंट शासक पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है। इस विद्रोह की सूचना मिलते ही अकबर शीघ्र ही 1601 में दक्षिण से आगरा लौट गया। आगरा में अकबर की उपस्थिति का समाचार पाकर सलीम अपने 3000 घुड़सवारों के साथ आगरा की ओर प्रस्थान किया। फिर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने और अबू फजल की हत्या 1602 में कर दी और यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरीके से सलीम ने विद्रोह कर दिया था। अबुल फजल की हत्या से अकबर बहुत दुखी हुआ और क्रुद्ध हुआ, बहुत ही गुस्सा उसे आया। उसने सलीम को गौण दंड देने का निश्चय किया। इस बीच सलीम की दादी सलीमा बेगम ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझाया। सलीम ने आगरा आकर अपने पिता से माफ़ी मांगी, अतः अकबर ने उसे माफ़ कर दिया। अब अकबर क्या कर रहा है, साम्राज्य विस्तार कर रहा है, मतलब अपनी बाउंड्रीज का क्या कर रहा है, पूरी तरीके से एक्सटेंशन कर रहा है। तो आरंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने साम्राज्य की ओर ध्यान दिया, साम्राज्य विस्तार की ओर वो ध्यान दे रहा है। अब वह प्रथम मुगल शासक था जिसने संपूर्ण भारत में मुगल वंश का राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। मतलब वो एक ऐसा शासक था जिसने पूरा वो चाहता था कि पूरे इंडिया पे क्या हो, मुगल सत्ता स्थापित हो जाए। क्योंकि बाबर ने तो सारा टाइम किस में लगा दिया, अपना युद्धों में लगा दिया। हुमायूं भी ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाया क्योंकि वो शेरशाह सूर्य से हार गया था। एक अकबर ऐसा शासक था जिसने संपूर्ण भारत में वो चाहता था मुगल वंश स्थापित हो जाए। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से उसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। उसने मालवा विजय की। तो साम्राज्य विस्तार के संबंध में अकबर का सबसे पहला आक्रमण कहाँ पर हुआ, 1561 ईस्वी में मालवा के विरुद्ध हुआ। अकबर के समय में मालवा का शासक जो था वो था बाज बहादुर तथा उसकी राजधानी थी सारंगपुर। बाज बहादुर और उसकी पत्नी रुकमती दोनों संगीत प्रेमी थे। मालवा विजय के कारण, अब मालवा जब अकबर जीत रहा है तो अकबर द्वारा मालवा विजय के 3 प्रमुख कारण हैं और ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज बहादुर अपना अधिकांश समय संगीत और पत्नी रूपमती में ही व्यतीत करता था। उसे राजकाज की ओर ध्यान देने का कम अवसर मिलता था। मतलब वो क्या था, बाज बहादुर एक कैपेबल राजा नहीं था। अजमेर और ग्वालियर पर अधिकार के बाद अकबर की सीमा मालवा तक पहुंच गई, अतः इसे जीतना अकबर के लिए आवश्यक हो गया। मालवा पर विजय प्राप्त करने के पश्चात गुजरात और दक्षिण विजय का मार्ग सरल हो जाता है। फिर इन उद्देश्य से अकबर ने मालवा के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया। महामंगा के प्रभाव के चलते उसका पुत्र आदम खां मालवा अभियान में सेना के लिए चुना गया। 29 मार्च 1561 ईस्वी को आदम खां ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। राजधानी सरंगपुर के निकट बाज बहादुर ने उसका मुकाबला किया किंतु वह पराजित हो गया और भाग गया। अंत में उसे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। फलत अकबर ने उसे पहले एक हजारी और बाद में 2 हजारी मनसब प्रदान किया। अब वो चुनार पे घेरा डाल रहा है। तो चुनार में अफगान पूरी तरीके से सक्रिय थे। यहाँ का दुर्ग अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रक्षक का कार्य करता था। 1561 ईस्वी में अकबर आसफ खां को चुनार का दुर्ग जीतने के लिए भेजा, जिसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चुनार विजय के बाद अकबर को बिहार की तरफ बढ़ने एवं अफगानों का दमन करने का मार्ग सरल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो मेड़ता विजय वो कर रहा है और वो गट का और वो गोंडवाना विजय कर रहा है और वो कलिंजर की विजय जीत रहा है। फिर वो गुजरात विजय कर रहा है और हल्दी घाटी का युद्ध भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मेवाड़ का विजय भी हम देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इस नेक्स्ट वीडियो में बिहार एवं बंगाल का विजय भी देखेंगे और फिर हम काबुल का विजय और कश्मीर का विजय भी देखेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।